Hello dear student, how is your study going on? I hope you all doing well. So in this lecture, we're gonna discuss about a very interesting topic, that is the Henry Law. So before starting the Henry Law, we're gonna discuss from where Henry Law came. यानी कि इस लेक्चर के अंत में हम लोग क्या करेंगे, हेनरी लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स को तैयार करेंगे। आखिर में हेनरी लॉ आता कहाँ से, ठीक है। बेसिक्स को तैयार करने से पहले हम आज देखेंगे कौन सा विलय किस विलायक में घुलनशील है, तो क्यों है घुलनशील, और कौन सा विलय कौन से विलायक में घुलनशील नहीं है, तो क्यों नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ठीक है। तो हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर जो था सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग डिस्कस करके रखा था कि विलयन के दो प्रकार वहाँ पे डिस्कस करा था। आज तीसरा प्रकार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रकार में हमने ये पढ़ा था कि घटकों की संख्या के आधार पर मैंने बताया था, ठीक है। 2 घटक थे तो द्विअंगी, 3 घटक थे तो त्रिअंगी, 4 घटक थे तो चतुस्संगी। और सेकेंड टाइप में हमने पढ़ा था घटकों की मात्रा के आधार पर, तो वहाँ पे संतृप्त विलयन पढ़ा था, असंतृप्त विलयन पढ़ा था, अति संतृप्त विलयन पढ़ा था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो एक एक करके क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या होता है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर मेरे देख लें। लिंक मैंने सारे लेक्चर्स के 4-5 लेक्चर जितने भी हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख लें, ओके। और वीडियो कई बच्चों का शिकायत है, सर रेगुलरली वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो सॉरी इसके लिए, इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट ड्यू टू सम पर्सनल इशू। क्लासेस फी कलेक्शन कर रहा था, थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था, सो इसके वजह से इरेगुलर रहा, सो उसके लिए आई कम्प्लीटली अपोलाइज, ओके। सो अब वीडियो रेगुलरली मिलेंगे। कोर्स खत्म कर दे, कोर्स का टेंशन मत लीजिए, कोर्स मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। सिर्फ 30% तो वैसे एलिमिनेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। 70% ही पढ़ना, ठीक है। तो डोंट वरी, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा गर्मी है, देख रहे हैं पसीना होने लग रहा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप AC लगवाएं, पैसा खर्च करें 70, अभी फैन चालू करेंगे तो एडिशनल नॉइज़ आने लगेगा। सो वैसे भी एडिशनल नॉइज़ है इसमें, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। अब प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर हूँ नहीं कि सारे इशू को तुरंत ख़त्म कर दूंगा। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरियंस सर्च कीजिएगा, केमिस्ट्री वाला भाई सनी सर, हेलो एल्केन और हेलो एरियंस, उसमें देखिएगा ब्लैक बोर्ड केवल दिख रहा था, उसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ, यही शर्ट पहना हूँगा, उसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ। अभी तो काफ़ी इम्प्रूव कर, फेस भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। और 2 चीज़ की इशू होगी, एक थोड़ी सी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है, और जो एडिशनल नॉइज़ आ रही है वॉइस में उसको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, ओके। सो 9 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें पहला टाइप है, देखिए मैंने क्या लिखा है, इस कैटेगरी में रख रखा है विलय की भौतिक अवस्था, यानी कि इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलयन की जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये चार्ट आपका NCERT में दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में भी वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेम होंगे, मैंने उसको चेक नहीं किया, ठीक है। सो आइए, तो पहला है गैस को गैस में, गैस को गैस में घोलेंगे तो गैस ही बनेगा विलयन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में घोल लें, ठीक है। अगला है लिक्विड को गैस में, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया कोहरा। फिर ठोस को गैस में, इसका एग्जाम्पल हो गया गैस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो विलायक की जो अवस्था है, यानी गैस गैस गैस, वही विलयन की अवस्था आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ रखा था विलायक का कि विलयन बनाते समय, ठीक है, वह घटक जो अपनी मूल अवस्था को क्या करता है, नहीं खोता है, वही क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। एक डिफिनेशन ये भी था, ठीक है। तो इसका मूल अवस्था क्या है, वही विलायक का गैस है, तो भी गैस है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, विलायक की मूल अवस्था गैस, यहाँ पे गैस है, ठीक है। अब अगला ये, इसमें गैस को किस में घोलना है, लिक्विड में, ठीक है। तो क्या बनना है, लिक्विड सोडा। थोड़ा देखें कोका कोला, आप लोग ढक्कन खोलते हैं
प्रेशर रिलीज होता है, तो प्रेशराइज करके क्या दिया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग भर देते हैं, जो बुदबुदाहट का निकलता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद से जल में O2, यानी कि जल में अगर O2 ना हो, ठीक है, वैसे तो जो जल होता है वो अल्प विलेय होता है, सॉरी, जो ऑक्सीजन होता है जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। अगर विलयता, अगर उसमें कंप्लीटली अगर विलय नहीं होता तो जल के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी जो जलीय जंतु हैं, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो विलय होता है, कम मात्रा में विलय होता है। उसके बाद से सॉलिड को लिक्विड, यानी कि ये तो जानते ही हैं कि चीनी को पानी में, ठीक है, शुगर इंटू H2O। अब आइए इसमें गैस को लिक्विड में, सॉरी सॉलिड में, तो जो विलेन बनेगा वो सॉलिड बनेगा। इसका एग्जांपल है जो धातु होते हैं, ठीक है, धातु पे जो गैस क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन का Pd धातु पर अवशोषण। ठीक है, अब लिक्विड का सॉलिड पे, ठीक है, इसका एग्जांपल है जिंक अमलगम। ठीक है, अब आता है सॉलिड का सॉलिड पे, तो सॉलिड का सॉलिड पे एग्जांपल आप जानते हैं, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को, धातु क्या होती है, ठोस होती है, दो या दो से अधिक धातु को मिला क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। उससे एग्जांपल है ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जस्ता। ठीक है, सो ये तो हुआ। ठीक है, अब आइए जो अगला टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। कौन सा विलय किस विलायक में घुलनशील होगा, कौन सा विलय किस विलायक में घुलनशील नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा तो क्यों नहीं होगा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सब बातें सभी को नहीं बताता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको गैस है, ठीक है, सारा जो ये जो तीन ऊपर के हैं इसकी अवस्था क्या आ रही है, गैस, इसको बोलते हैं गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रवीय विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं ठोस विलयन, अवस्था के आधार पर ठोस विलयन। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या करना है, इन्हीं तीन के बारे में पढ़ने हैं, 4, 5, 6 इस पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, ये हेनरी ला गैस को हम लिक्विड में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम हेनरी ला पढ़ेंगे, हेनरी ला पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउल्ट का नियम, ठीक है, और भी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सो यही तीन चैप्टर, यही तीन जो सॉल्यूशन है, इसी को मेनली हम लोग के कोर्स में दिया हुआ है, इसी को हम लोग क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, विलयता की। तो देखिए विलयता होता क्या है, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की वह अधिक से अधिक मात्रा घोली जा सके जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, किसी स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलय की वह मात्रा जो घुल सके जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन प्राप्त हो, उसे उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। इसका मतलब अगर पानी ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, ठीक है, पानी में क्या करते हैं, चीनी घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा दोनों क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसमें और अधिक चीनी हम नहीं घोल सकते। ठीक है, तो वो जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक से अधिक मात्रा घोल सके, यानी कि कितना अधिक मात्रा किसी विलायक में विलय की घोल सकते हैं, वही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। बात क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब अगला इसमें समझते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो विलयता को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभाव डालते हैं। तो हम लगाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलयता को प्रभावित करने वाले का। ठीक है, ये तो हो गया। अब कुछ बात कर लेते हैं आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे, वो डाउनलोड करके देख रहे हैं। ठीक है,
तो आई नो नेटवर्क इशू होने की वजह से आप लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। तो लेकिन जो बच्चे सिटीज़ में हैं यानी शहर में हैं, वहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं होता है और नेटवर्क अच्छे होते हैं, तो वो वीडियो को लाइव देखें, ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके ना देखें। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी हमको 2,40,000, ठीक है, मिनट 1,10,100,000, ठीक है, 2,40,000 मिनट हमको वॉच टाइम ज़रूरत है टास्क पूरा करने के लिए। अभी जो हमने किया है केवल 20,000 हमने क्या किया है, मिनट पार किया है, क्रॉस किया है वॉच टाइम। ठीक है, तो वीडियो को 2,40,000 मिनट क्या चाहिए हमको, वॉच टाइम चाहिए। तो अगर आप डाउनलोड करके देख लेते हैं तो मुझे एक भी मिनट वॉच टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को ऑनलाइन देखें। और दूसरी बात, जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप क्या करें, वीडियो को जब नेटवर्क सही होता है, जहाँ पे भी सही होता है, आप क्या करते, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आपको वीडियो देखना हो तो डेटा को क्या कर लीजिए, आप ऑन कर लीजिए। जब डेटा को ऑन कर लेंगे तो वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, बफरिंग नहीं होगी आपकी वीडियो। ठीक है, लेकिन डेटा को आप ऑन करके देखिए डाउनलोड करने के बाद भी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका वॉच टाइम हो मेरे यूट्यूब स्टूडियो में क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। अब आप डाउनलोड कर लेते हैं, डेटा ऑफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं तो मुझे एक भी वॉच टाइम नहीं मिलता। ठीक है, सो इससे तो मेरा ऑटो डाउन हो जाएगा, मुझे लगा कि कोई मेरा वीडियो देख ही नहीं रहा है। ठीक है, सो ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको फॉलो करें। ठीक है, सो स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है। तो अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं विलेयता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है, इसको पढ़ने से पहले अगला इसमें आप हेडिंग लगाएंगे किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। 3 हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ठोस का द्रव में, ठीक है, द्रव का द्रव में और गैस का द्रव में, 3 हमको पढ़ा है चैप्टर में। तो 3 के बारे में ही बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहले लगाया सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ठोस का, ठीक है, ऐसे विलियन की विलय, ठोस का किसमें, द्रव में। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बात क्या है, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला क्या है, विलय और विलय की प्रकृति, दूसरा क्या है, तापमान। ठीक है, तो पहला जो इसमें फैक्टर है ए, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, यानी कि विलय और विलायक की प्रकृति क्या है, तो एक सिंपल सा फंडा आप याद रखेंगे, एक पॉइंट, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये याद रखेंगे आप। यानी कि समान प्रकृति वाले समान में क्या होंगे, विलय होंगे। क्लियर, यानी कि अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में विलय होगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में विलय होगा। अगर अध्रुवीय ले लें एक ध्रुवीय ले लें तो विलय नहीं होगा। लाइक डिसॉल्व इन लाइक का मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें लेंगे, जैसे मैं यहां लिखता हूं पोलर, पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, मैं पोलर बोलूंगा आपको समझ जाइएगा। ठीक है, नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय। ठीक है, तो देखिए पोलर को पोलर में डिसॉल्व करते हैं, मान लो विलय है ये, ठीक है, सॉल्यूट, ये विलायक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि ये सॉल्यूबल हो जाएगा, SOLUBLE, सॉल्यूबल यानी कि विलय।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या रहेगा, यानी कि दूसरा क्या है, अगर मैं क्या लेता हूँ, नॉन पोलर ले लेता हूँ, नॉन पोलर, यानी कि विलय क्या ले लिया, नॉन पोलर ले लिया, यानी कि अध्रुवी, और विलायक भी क्या ले लिया मैंने, नॉन पोलर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, विलय, यानी कि अध्रुवी और अध्रुवी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में घुल जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा केस में आप क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा केस ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, नॉन पोलर ले रहा हूँ, नॉन पोलर, ठीक है, प्लस पोलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल। ठीक है, यानी कि अविलेय, यानी कि ये नहीं घुलेगा। बात क्लियर समझ में आई? यानी कि जब समान होंगे तभी क्या होंगे, वो घुलेंगे, अदरवाइज नहीं घुलेंगे। तो आप आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, NaCl, एक आयनिक यौगिक है, इसको पोलर भी बोलेंगे। ठीक है, और एक वाटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन बना लेंगे, यानी कि ये विलियन बना लेंगे। जो विलियन बनेगा क्या बनेगा, सॉल्यूबल, यानी कि विलेय। यानी कि ये जो सॉलिड है, यानी कि ठोस, ये क्या है भाई, लिक्विड है, यानी कि द्रव, ये ठोस इस द्रव में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या था, सॉलिड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये ठोस यहाँ पे क्या है, ये पोलर है, यानी कि ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय है। ये भी क्या है भाई, ध्रुवीय है। बात क्लियर आई समझ में? ठीक है, यानी कि ध्रुवीय क्या होगा, ध्रुवीय में विलय होगा। क्लियर? अब आइए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ एक चीज और किसी को पता हो, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर, ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है, तो लिंक मैं इसका एक लेक्चर जो मैं डायपोल मोमेंट पढ़ाया था वो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे देख लेंगे, डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया है, ये चीज़ें क्या होती हैं। किसी को दिक्कत हो तो वहाँ पे जाके पोलरिटी देख सकता है। ठीक है, ध्रुवणता, ध्रुव। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से जो सेकेंड था, बी पॉइंट था इसमें, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि ताप। ठीक है, तो ये क्या होता है, solubility directly proportional to solubility of solid directly proportional to temperature। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो विलेयता क्या होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी एस क्या होगी, बढ़ेगी। अगर तापमान को घटा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब अगर ठोस है, बात समझिए, ठोस है तो उसको हम घोल रहे हैं किसमें, लिक्विड में, यानी कि ठोस को जब हीट कर रहे हैं, हमने एक जब स्टार्टिंग में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया था तो मैंने बताया था, ठीक है, कि थर्मल स्टेबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस ठोस है तो ठोस क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है, तो मैंने बताया था, एक थर्मल एनर्जी बताया था, ठीक है, टेम्परेचर बताया था कि ठोस का जो थर्मल एनर्जी होता है यानी कि सबसे कम होता है, यानी कि टेम्परेचर ठोस, उससे अधिक किसका होता है, द्रव, और सबसे अधिक किसका होता है, गैस, ये टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए ठोस का क्या है, तापमान सबसे कम है, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, तापमान को अगर हम बढ़ा रहे हैं, इसको अगर तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये द्रव बन जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव बन जाएगा तभी तो घुलेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखते हैं कि आप चीनी को घोलते हैं पानी में, अगर आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चीनी जल्दी घुल जाता है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, यानी कि जो चीनी है वो क्या करता है, एनर्जी लेता है, टेम्परेचर, और उसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वो किस में बन जाता है, उनके बीच वीकनेस होती है। जैसे क्या होता है, जो ये होता है, ठीक है, जो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं ना, ये जो सॉलिड होता है, ठीक है, तो इनके बीच क्या होती है, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बीच का अंतराणुक बंद होता है, वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब कमजोर हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब ये बन जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, उनके बीच स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये लिक्विड में डालेंगे तो उनके स्पेस, उनके मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे, तो
घुल जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए, बहुत गर्मी है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि द्रव का द्रव में विलेयता। ठीक है, कोई द्रव विलायक है, ठीक है, उसमें कोई द्रव विलय घुल रहे हैं, तो उसकी विलेयता कितनी है, कितने अच्छे तरीके से घुलेगा, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट इसमें भी है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलय और विलायक की प्रकृति। इसमें वही कहानी लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वही पोलर और नॉन पोलर। मान लिया मैं एथिल अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, और मैं क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, क्यों घुल जाएंगे, क्योंकि एथिल अल्कोहल क्या है भाई, ये भी पोलर है, वाटर क्या है भाई, पोलर है। ठीक है, इनके बीच क्या आएगी, पोलर पोलर, इनके बीच क्या आएगी, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग की वजह से ये क्या बन जाएंगे, एच बॉन्डिंग। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O और ये H। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, O और यहाँ पे ये H और ये H। ठीक है, अब हमको पता है कि इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए भाई पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, ये दोनों भूल जाएंगे। ठीक है, तो पोलर और पोलर यानी कि ध्रुवी, ध्रुवी में क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है, अगला इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अध्रुवी का ले लें, दूसरा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, बेंजीन ले लिया और टॉल्यूइन ले लिया, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, अब इसको बोलेंगे तो ये भी क्या बना लेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी क्या होगा, विलेय, यानी कि घुल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेंजीन क्या होता है, ये भी क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। ठीक है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, टोल्यूइन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, एक CH3। ठीक है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी लाइक डिजॉल्व इन लाइक। ठीक है, अब अगला इसमें ले लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, जो एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो। ठीक है, ये अगला मैं क्या ले लेता हूँ, तीसरा ले लेता हूँ, बेंजीन को किसमें घोलता हूँ, पानी में घोलता हूँ। ठीक है, जैसे बेंजीन। और एक बात इसमें कौन सा किस वांडर वाल को, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि वांडर वाल अंतरण, वांडर वाल, ठीक है, बंद। ठीक है, बंदर वाल बल के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनके बीच जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा था, इसमें वांडर वाल फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बेंजीन प्लस वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये भी क्या हो जाएगा, विलय होगा। ठीक है, बेंजीन क्या है भाई, ये नॉन पोलर। ठीक है, ये क्या है भाई, पोलर। ठीक है, यानी कि अध्रुवी, ये क्या है, ध्रुवी, दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, विलय नहीं होगा। ठीक है, अब अगला फैक्टर आते हैं। अगला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चल ही रहा, दो ही है ना, दो तो चल ही रहा था। ठीक है, अब अगला जो फैक्टर है इसमें बी पॉइंट, वो क्या है भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे लिक्विड बाई लिक्विड में सपोर्ट करेगा। ठीक है, बी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में अब दो केस यहाँ पे राइज हो जाते हैं। ठीक है, या तो जो प्रोसेस हो रहा है यानी जो रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, यानी जो रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं वो क्या हो जाए, उष्माक्षेपी हो। उष्माक्षेपी का मतलब होता है एनर्जी निकलना, यानी कि एनर्जी जब भी निकलता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होता है, लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव।
ठीक है। तो ये डेल्टा एच होता क्या है, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आइए समझाते हैं। ठीक है, टॉपिक हट के है थोड़ा सा, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज डेल्टा एच के बारे में बात कर लेते हैं। अब लोग डेल्टा एच बहुत लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है, जो पहला पॉइंट होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, और इन दोनों का, इसको डेल्टा H1, इसको डेल्टा H2 और इसको डेल्टा H3, इन दोनों का आपस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट। देखिए क्या होगा, जैसे कोई विलय है, ठीक है, जब विलय को घोलना है किसमें, किसी विलायक में, तो पहले क्या करेंगे, विलय को क्या करेंगे, उसके बीच के बंध को क्या करेंगे, कमजोर करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे, तो उसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद से जो विलायक को इसमें घोल रहे हैं उसकी भी बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक करेंगे, यानी कि उसमें भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद से जब ये दोनों घुलेंगे, ठीक है, जब ये दोनों घुलेंगे तो क्या पता एनर्जी निकल भी सकती है एनर्जी, और एनर्जी क्या हो सकती है, देनी भी पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके केस में कि हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, इन दोनों केस में भी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या पता जब दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही एनर्जी रिलीज करते हैं, या पता कांटेक्ट में आए ही ना, तो हमको क्या कर एनर्जी दे के कांटेक्ट में लाना पड़े। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जो प्रोसेस दोनों होता है, ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस होता है इसमें क्या करते हैं, हम एनर्जी देते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी, ये दो प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एनर्जी या तो निकलती है या तो एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है। तो जब तीनों का सम करते हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, ठीक है, तब देखते हैं कि अगर तीनों का सम पॉजिटिव आ रहा है तो बोलते हैं कि ऊष्मा शोषी है, अगर तीनों का सम निगेटिव आ रहा है तो बोलते हैं कि ऊष्मा क्षेपी है। क्लियर हो रहा बात? तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को देख तो नहीं जाऊंगा तो क्लियर, अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ नहीं रखा है। इसको थर्मोडायनेमिक्स से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ज़्यादा देर इसमें नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात हो गई, इसमें टेम्परेचर में क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगर इसके उल्टा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक, अब एसीटोन, एसीटोन प्लस वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच आएगा, ठीक है, लेस देन 0 आएगा, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला इसमें जो आता है प्रोसेस वो क्या होता है, एक्सो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ऐसे मान लीजिए इसमें टेम्परेचर ले लिया हमने, ठीक है, इस पर क्या ले लिया मैंने, सॉल्युबिलिटी ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसके पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर लेते हैं इसमें, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी लेते हैं इस पे, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए अब टेम्परेचर ज़्यादा है
तो सॉलिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कम, मान लीजिए टेम्परेचर 0 है तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी मैक्सिमम है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे सॉलिबिलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे देखिए घटते जा रही है, सॉलिबिलिटी यहाँ पे घटते जा रही है, ऐसे ग्राफ प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऐसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है देखिए सॉलिबिलिटी भी बढ़ रही है, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी इतनी है, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी इतनी है। ठीक है, तो चाहे तो ग्राफिकल अप्रोच से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। अब आते हैं जो इसमें लास्ट वाला जो है वो क्या है, हेनरी लॉ। ठीक है, जो हेडिंग लगाइए जो थर्ड है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने हैं, यहीं से हेनरी लॉ निकल के आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस का द्रव में विलेयता। ठीक है, अब पहला इसमें पॉइंट वही होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बहुत गर्मी हो गया, देखिए इसमें गैस का द्रव में विलेयता। ठीक है, तो इसमें वही कहानी होगी, पहला इसमें पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलय और विलायक की प्रकृति। तो वही ध्रुवी क्या होगा, ध्रुवी में, अध्रुवी अध्रुवी में, अध्रुवी और अध्रुवी क्या होगा, नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे HCl ले लिया और H2O ले लिया। HCl क्या है भाई, ध्रुवीय, और ये भी क्या हो गया भाई, ध्रुवीय। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। देखिए ये HCl और ये O, ये HOH। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो अब देखिए एक और देख लेते हैं, तो ये क्या होगा, जो विलेन बनेगा यहाँ पे, ये क्या हो गया भाई, विलय हो गया, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर मैं NH3 ले लेता हूँ, NH3 प्लस H2O, ठीक है, ये भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन। NH3 भी क्या है भाई, ध्रुवीय है, ये भी क्या है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय ध्रुवीय क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा ऐसा कुछ, H और ये OH। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, देखिए प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जो H बॉन्डिंग, ये इसको डॉटेड जो बोलते हैं H बॉन्डिंग। ठीक है, तो H बॉन्डिंग पहचानते कैसे हैं, सीधे आप याद रखिएगा, FON, यानी कि ऐसा कोई यौगिक, ठीक है, ऐसा कोई विलय जिसको पानी में घोला जाए। ठीक है, तो उस विलय के पास ये तीनों होना चाहिए, FON। अगर इसमें से कोई है, ठीक है, तो मे भी वो विलय हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि PH3, ठीक है, NH3, ठीक है, PH3 ये भी क्या है, NH3 है, बोलता है कि NH3 तो जल में विलय है लेकिन PH3 जल में विलय नहीं है। तो सीधे से सिंगल आंसर होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, NH3 क्या करेगा, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जबकि PH3 जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्गेनिक में। बोलता है ईथर जल में विलय है, सॉरी अल्कोहल जल में विलय है लेकिन ईथर जल में विलय नहीं है, क्यों। ठीक है, तो उसमें भी सेम वहाँ पे जन होगा कि ईथर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, और एल्कोहल क्या करेगा, जल कणों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, और वाटर को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है कि सॉरी सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं, यानी कि वाटर पानी में क्या करता है, सब विलय क्या करता है, ऑलमोस्ट सबको क्या कर लेता है, घोल लेता है। इसका कारण क्या है, तो जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सबसे मतलब हाई होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे 79 के आसपास होता है, 79 पॉइंट, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसका काम क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। इस मान लीजिए इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी भरा है,
मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, HCl को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे NH3 को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने का मतलब क्या करता है कि जिसको उस मतलब पानी में जिस भी विलेय को घोलते हैं वो क्या करता है, सेपरेशन कर देता है चार्ज का। जैसे मान लीजिए H और ये Cl, ठीक है, यहाँ पे H2O OH, इसमें पानी भरा है, ठीक है। अब क्या करें, इसमें HCl डालें, ठीक है। तो HCl में क्या करेगा, जो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये काफी ज्यादा है। इसका काम क्या है कि चार्ज का सेपरेशन करना। ये जो चार्ज है, ठीक है, यानी कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इधर ये निगेटिव है, ये है, सॉरी इसको H यहाँ बनाइए, H यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव, यानी कि जो चार्ज का सेपरेशन यानी कि पृथक्करण करने का काम का होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है। जिसका जितना ही अधिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो उतना ही अधिक चार्ज को पृथक करता है। इस प्रकार जब चार्ज को पृथक कर देता है यानी कि सारे चार्ज इधर ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यही रीजन है कि जल को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। आई होप अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड हम लोग ने पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें जो अगला आता है, इसमें जो अगला आता है वो आता है टेम्परेचर, यहाँ पे भी, ठीक है, टेम्परेचर की बात यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी, यानी कि तापमान बढ़ाने पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, तापमान घटाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप खुद सोचो। हाँ, तो टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी की। हम क्या बता रहे थे कि जब गैस का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम लोग कम कर रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। नहीं, जब टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस से लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से सॉलिड में। यानी जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं इसका मतलब उस सराउंडिंग को एनर्जी यानी कि हीट दे रहा है, यानी कि हीट देता है तो क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होती है। जब डेल्टा एच निगेटिव होती है तो अभी हम बताएं वहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ग्राफ प्लाट करेंगे हम यहाँ पे तो ऐसा कुछ ग्राफ प्लाट होगा। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ले लेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ प्लाट होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ गैस। तो बात क्लियर हो रही है। तो अब देखिए, अब इसको और बेहतर तरीके से समझाते हैं, ठीक, आइए थर्मोडाइनेमिकली भी समझाते हैं, ठीक है। तो स्वतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए, स्वतः प्रवर्धित रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, यानी कि डेल्टा जी लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। अब डेल्टा जी क्या होता है भाई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। जिसको ये नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एच क्या है भाई, एंट्रोपी है, एंट्रोपी है, ठीक है, ये बताया है कि और एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, अव्यवस्था, ठीक है, यानी कि अव्यवस्था जब बढ़ती है, ठीक है, तो एंट्रोपी जैसे अव्यवस्था जब बढ़ती है तो एंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब अव्यवस्था घटती है तो एंट्रोपी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि ठोस से अगर द्रव में जा रहा है तो अव्यवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं। द्रव से गैस में जा रहा है तो अव्यवस्था बढ़ रही है, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी। लेकिन गैस से कहाँ आ रहा है, हम लोग द्रव में आ रहे हैं, यानी कि अव्यवस्था क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास निगेटिव है ही, डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है ही। अब इस प्रोसेस से देखिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव चाहिए। तो अब देखिए भाई डेल्टा एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, निगेटिव, ठीक है। और ये टी, ये निगेटिव वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा एस, ठीक है। तो अब देखिए आप खुद सोचिए, ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये टी,
अगर टी को हम बढ़ाते हैं यानी कि टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। ये वैल्यू जितना ही कम रहेगी उतना ये वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ज़्यादा आएगी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यानी कि इसका मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, एक लाइन याद रखेंगे। गैस के लिए क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बता ही दिए उस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मन करे वैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगला जो टॉपिक है, अब यहीं से हेनरी लॉ निकल के आता है। ठीक है, सॉरी, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें एक और गैस की बात करते हैं, प्रेशर। हमने जो दो ठोस का द्रव में और गैस का द्रव में, इन दोनों में मैंने क्या किया, प्रेशर की बात नहीं की, क्योंकि द्रव्यमान पे प्रेशर का असर पड़ता नहीं है। गैस और क्या बोलते हैं, आयतन पे भी प्रेशर का असर, लिक्विड पे भी प्रेशर का असर निग्लिजिबल के बराबर ही पड़ता है, लेकिन गैस पे क्या होता है, प्रेशर का असर पड़ता है। तो अगला जो इसमें फैक्टर है वो क्या है, प्रेशर, और यही सी प्रेशर से निकल के आता है हेनरी लॉ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए, जो इसमें तीसरा फैक्टर है, ठीक है, गैस का द्रव में विलयता का जो तीसरा फैक्टर है क्या है, प्रेशर है। ठीक है, यानी कि प्रेशर जितना ही बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी, यानी कि विलयता उतनी बढ़ेगी। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आप देखिए जो कोको कोला का ढक्कन जब खोलते हैं आप, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, उसको प्रेशराइज करके क्या किया गया रहता है, उस गैस को उस लिक्विड में क्या कर दिया गया रहता है, घोल दिया रहता है। जैसे आप खोलते हैं प्रेशर खत्म हो जाता है, तो गैस क्या निकल के बाहर आ जाती है। यानी कि अगर प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता गैस का द्रव में कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो विलयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी बात को हेनरी ने दो टर्म में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो सिंपल सी बात कही उन्होंने। ठीक है, यानी कि विलियन है, विलायक है, विलायक में क्या कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, यानी कि जितना ही अधिक हम बल लगाएंगे, यानी जितना अधिक हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही द्रव्यमान गैस का उसमें घुलेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वही क्या कहा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि उसका गैस का द्रव्यमान उस पर लगाए गए प्रेशर के समानुपाती होता है। सिंपल सा बात। ठीक है, तो ये जब भी हमको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है KH, इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इस पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर m और हमारे यहाँ पे m ले लेते हैं, यहाँ पे p ले लेते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक में घुलता जाएगा, यानी कि m का द्रव्यमान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी को मोल अंश के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर ये द्रव्यमान के फॉर्म में बात वही हुआ। ठीक है, इसमें भी होगा कि जिसका मास ज्यादा होता है उसका मोल अंश ज्यादा होता है, सिंपल सा बात। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए xg क्या है, यहाँ पे xg क्या है, गैस का मोल अंश। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, अब p समानुपाती किसके, मोल अंश के, गैस के। अब समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई हेनरी कांस्टेंट आएगा KH। तो बात यही हुआ, चाहिए कि ये चाहिए ये। यहाँ पे भी अगर ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर और ये मोल अंश के बारे में ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर जितना ही बढ़ाएंगे उस विलियन में गैस का मोल अंश क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि गैस का मोल अंश बढ़ता जाएगा, यानी कि उस विलियन में गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका हेनरी का नियम। ठीक है, अब आइए हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशंस थी, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 लिमिटेशंस बताई, यानी कि ठीक है, तो पहला जो लिमिटेशन था, ठीक है, दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक यानी कि ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, दाब उच्च
नहीं होना चाहिए। पता चला कि दाब ऊंची ले लिए तो इस कंटेनर में प्रेशराइज कर रहा है, वही फट के खत्म हो गया, बात ही खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है, तापमान, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी बात कही कि गैस विलायक से, यानी कि जो गैस जिसको घोले हैं, गैस जिसको घोलना है, गैस विलायक से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब से कुछ यूजेज है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। जो पहला अनुप्रयोग है, ठीक है, उसमें क्या कहता है कि CO2 को क्या करते हैं, जो सोडा वाटर होता है, सोडा जो कोका कोला, उसमें क्या करते हैं, CO2 को काफी प्रेशर करके उसमें भर देते हैं, उसके बाद उसका कैप बंद कर देते हैं। इससे CO2 है टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट को समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समुद्र हो गया, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा है, ठीक है। ये समुद्र का सतह हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई गोताखोर है, गोताखोर समझते हैं ना, सिलेंडर में गैस लेकर और ये समुद्र में घुसता है, ठीक है। मान लिया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ, जैसे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे है तो इस पे क्या, कौन सा प्रेशर लगा है, केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अभी यहाँ पे है तो वायुमंडलीय दाब प्लस इतने पानी का दाब, इतने पानी का दाब। यहाँ पे है तो वायुमंडलीय दाब प्लस इतने पानी का दाब। यहाँ पे है तो वायुमंडलीय दाब प्लस इतने पानी का दाब। यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है उस पे प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर क्या होता है, मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उस सिलेंडर में रखा हुआ ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस क्या होगा, उसके रुधिर में बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गई। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर आना शुरू होगा वैसे वैसे क्या होगा, दाब भी कम होगा। और दाब भी कम होगा तो फिर वही हेनरी लॉ अप्लाई होगा, विलेयता कम होगी। यानी कि उसमें जो गैस घुले रहती हैं उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो इसके वजह से क्या होगा, जो रुधिर में, जो नसों में जो ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की विलेयता कम हो गई। अब क्या होगा, जो ब्लड होगा वो क्या हो गया, नसें फट जाती हैं, ठीक है। मतलब बुलबुले के जैसे निकलने लगती है नसें, वहां पर स्पेस खाली हो जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें हीलियम गैस क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब हीलियम गैस मिला देते हैं तो इसके वजह से हीलियम क्या है, काफी अल्प विलेय है। जब हीलियम गैस मिला लेते हैं तो उसमें जो क्या होता है, रुधिर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो विलेयता हो जाती है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाती है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है नीचे से ऊपर आते समय, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें जो क्वांटिटी होती है, ये हीलियम का जो सिलेंडर होता है गैस का, उसको 11.7%, नाइट्रोजन का 56.2%, ऑक्सीजन का होता है 32.7%, ठीक है। और ये क्या होता है, गैसों की कोशिकाओं में क्या होता है, रुकावट पैदा हो जाती है जिससे गांठें बेंड हो जाती है। पढ़ लेते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब पर सांस लेना पड़ता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो उच्च दाब हो जाएगा। फलस्वरूप उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 और O2 की रुधिर में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। परंतु जब गोताखोर सतह से ऊपर आते हैं तो दाब कम होने के से रुधिर में खुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, जिससे कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाती है, ठीक है। जिससे गांठें यानी कि बेंड्स कहते हैं। अतः N2 की रुधिर में अधिक मात्रा में विलेयता एवं गांठों को रोकने के लिए गोताखोर द्वारा क्या में प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, विलेयता उसकी घट जाती है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें तीसरा एप्लीकेशन है, ठीक है। जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं या फिर पहाड़ों पे चढ़ने वाले, मान ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके पास वायुमंडलीय प्रेशर है, इसका ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा वायुमंडलीय प्रेशर दाब लगा रहा है इधर, लेकिन जब जैसे जैसे यहाँ पे आते हैं तो इतना प्रेशर तो कम हो गया ना, ठीक है। केवल इतना ही वायुमंडल, जिसके ऊपर वायुमंडल है वो उतना ही दाब लगाएगा। यानी जैसे जैसे ऊपर आते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। घटने की वजह से क्या होता है, जो रुधिर में क्या होती है, ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है इसकी वजह से क्या होता है, एनेक्सिया नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, लोग क्या करते हैं, चीजें काफी कमजोर फील करते हैं, चीजें भूलने की आदत लग जाती है, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये तो था एप्लीकेशंस, ठीक है, अनुप्रयोग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, और राउल्ट का नियम। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। थैंक यू।